गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अपने एल्जेब्रा का एक तरह से शुरुआत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसी से आगे चल के हम लोग का एल्जेब्रा का बेस तैयार होगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। लेट्स कंटिन्यू। इन अरिथमेटिक we deal with quantities which are denoted by figures that have a single definite value। बोल रहा है कि जब हम लोग अरिथमेटिक का पढ़ाई करते हैं तो हम लोग उन क्वांटिटीज से डील करते हैं जिसका एक सिंगल वैल्यू होता है, जिसका एक डेफिनिट वैल्यू होता है। बट इन एल्जेब्रा, पर जब हम एल्जेब्रा का बात करते हैं, वी डील विथ क्वांटिटीज विच आर डिनोटेड बाय सिंबल्स। हम ऐसे क्वांटिटी से डील करते हैं जो कि डिनोटेड बाय सिंबल्स होता है। जनरली लेटर्स फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, यानी जनरली उसमें क्या पाए जाते हैं एल्जेब्रा में? इंग्लिश के अल्फाबेट्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बहुत बार देखते हैं कि इक्वेशन में x लिखा होता है, y लिखा होता है, तो वही बात कर रहा है कि यहाँ पर जनरली देखा जाता है कि एल्जेब्रा में हम लोग मैथमेटिकल का नंबर तो यूज करते हैं, बट साथ साथ हम लोग इंग्लिश का अल्फाबेट्स भी यूज करते हैं। दैट मे हैव मोर देन वन वैल्यूज, और वो जो इंग्लिश का अल्फाबेट हम यूज करते हैं उसका एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकता है। Also the values of this symbol differ from problem to problem। और जो इस सिंबल का जो वैल्यू होता है, जैसे x का वैल्यू मान लो 5 है, तो ऐसा नहीं है कि अगर इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 में x का वैल्यू 5 आया तो हर सम में x का वैल्यू 5 आएगा, ऐसा नहीं है। इट्स वैल्यूज कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी उसके सिंबल का वैल्यू जो है वो हर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वो डिफर करता है, वो चेंज करता है। फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ एल्जेब्रा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंबल इन एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा में दो तरह के सिंबल्स होते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है सर? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, यानी ऐसा सिंबल जिसका एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। यानी सिंबल दैट हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ सर्कल किया हुआ है, 3 हो गया, -2 हो गया, 5/9 हो गया, 0.6 हो गया, ये सारे जो है ये सब क्या है? कांस्टेंट, यानी जिसका अपना एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट एवरी नंबर इज अ कांस्टेंट, यानी जितना भी नंबर हम लोग देखते हैं मैथ्स में, सारे के सारे नंबर कांस्टेंट होते हैं। नंबर 2, वेरिएबल्स। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। We know that the perimeter of a square is given by the formula P is equal to 4 into S। हम लोग को पता है कि कोई भी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 4 into S, यानी 4 times the side। तो यहां पर अगर इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो उस इक्वेशन में क्या नजर आएगा? Here 4 is a constant। 4 क्या है? कांस्टेंट है। Where S equals to 3, सॉरी where नहीं, when। तो अगर s का वैल्यू 3 होता है, 4 तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, पर s का वैल्यू और p का वैल्यू चेंज होगा। तो अगर s का वैल्यू मैं 3 मानता हूं, देन p का वैल्यू क्या आएगा? p विल बी इक्वल टू 4 into 3, तो p का वैल्यू हो जाएगा 4 3 जा 12। सिमिलरली अगर s का वैल्यू मैं 5 मानता हूं तो p का वैल्यू हो जाएगा 4 into 5, दैट इज 20। तो यानी यहाँ पर एक P और यहाँ पर S, ये दो जन जो है P और S, ये कौन से हैं? ये वेरिएबल्स है। 4 जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, पर P का और S का वैल्यू चेंज हो रहा है। S को मैंने 3 लिया तो P हो गया 12, S को मैंने 5 लिया तो P हो गया 20। तो ये P और S जो है, देखो, thus the values of P and S are not fixed, they vary। और क्योंकि उनका वैल्यू जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अ सिंबल व्हिच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल और अ लिटरल। यानी जो भी सिंबल अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं या फिर लिटरल भी बोलते हैं। तो इन द अबव वैल्यूज और इन द वैल्यूज P एंड S आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल S एंड P आर लिटरल्स और वेरिएबल। तो अबव एग्जाम्पल में S और P जो है वो लोग कौन से हैं? वेरिएबल्स। हाँ, पर डिफरेंस क्या है?
P जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और S जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब क्वेश्चन आएगा सर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो। S का वैल्यू जो है मैंने अपने मन से कुछ भी ले लिया कि S का वैल्यू 3 ले लेते हैं, चलो 5 ले लेते हैं, 7 भी ले लेंगे, 10 भी, जो मन ले लो। पर जो P का वैल्यू है ये हम अपने मन से नहीं लेते। ये P का वैल्यू जो 12 आया है वो S का मैंने 3 लिया है, इसलिए P का वैल्यू 12 आया। तो यानी कहीं ना कहीं P का जो वैल्यू 12 है वो डिपेंड करता है कि मैंने S का वैल्यू क्या लिया है। यानी वैल्यू ऑफ P इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ S, और इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर इस केस में जो S है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और P जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है P इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड S इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑपरेशंस, अब हम लोग देखेंगे कि प्लस माइनस कैसे किया जाता है। ठीक है, ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो सबसे पहला ऑपरेशन ऑन नंबर्स एंड लिटरल्स, यानी नंबर्स भी होंगे और उसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स भी होंगे, तो उनमें जब प्लस करते हैं तो कैसे प्लस होता है। तो एग्जांपल देखो, द सम ऑफ x एंड 8, यानी x जो है वो क्या है, अल्फाबेट है, 8 जो है वो क्या है, नंबर है। तो x बिल्कुल अलग फैमिली को बिलोंग करता है, ये अल्फाबेट के फैमिली को बिलोंग करता है। 8 जो है वो नंबर को बिलोंग करता है, यानी अरिथमेटिक को बिलोंग करता है। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करने जाऊंगा ना, तो इन दोनों में आपस में प्लस होके कोई सिंगल टर्म नहीं बनेगा, ये इक्वेशन सिर्फ बन जाएगा x प्लस 8। ठीक है, ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो पाएंगे क्योंकि दो अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। वैसे ही अगर मैं x प्लस x करता हूं तो दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो x प्लस x करने से मैं 2x लिख सकता हूं क्योंकि बोथ बिलोंग्स टू सेम फैमिली। 8 और 5 दोनों अरिथमेटिक फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो 8 और 5 को प्लस करके 13 आता है, हम लोग सबको पता है। उसी तरह से अगर x को x से प्लस करते हैं तो 2x आए, पर अगर x को मैंने y से प्लस करने की कोशिश की तो फिर कोई आंसर नहीं आएगा। दोनों भले ही अपने इंग्लिश अल्फाबेट को बिलोंग करते हैं, पर x एक अलग टर्म है, y एक अलग टर्म है। तो इंग्लिश अल्फाबेट के केस में क्या होता है, अगर दोनों सेम अल्फाबेट है तभी उन दोनों में प्लस या माइनस हो पाएगा। अगर अल्फाबेट अलग अलग है तो उनमें प्लस या माइनस नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक एक्सप्रेशन बन के रह जाएगा। तो x को हम 8 से प्लस करेंगे तो भी कोई आंसर नहीं आएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। अगर y से प्लस करने का कोशिश करेंगे तो भी कोई आंसर नहीं आएगा, x प्लस y बन के रह जाएगा। तो वही लिखा है, द सम ऑफ x एंड 8 इज x प्लस 8, द सम ऑफ x एंड y इज x प्लस y। नोट फॉर एनी लिटरल्स, पर अगर कोई अल्फाबेट्स है जैसे a b और c, तो a प्लस b विल ऑलवेज बी इक्वल टू b प्लस a, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। तो ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ सिंपल सा बात बोलता है कि लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट। अगर नंबर को हम लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर दें उससे मेरे एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ एडिशन के लिए बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट फॉर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एवरीथिंग। अभी सिर्फ हम एडिशन का बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे तो तुम बोलोगे सर 2 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 2, ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू। 2 माइनस 5 का आंसर -3 आएगा, 5 माइनस 2 का आंसर 3 आएगा, दो इक्वल नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। तो ये मैं सिर्फ एडिशन का बात कर रहा हूं कि a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस a। नंबर 2, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, a प्लस 0 विल बी इक्वल टू 0 प्लस a। 3, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है a प्लस b, यानी पहले दो टर्म को प्लस करो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको c से प्लस करो, देखो क्या आता है। और सेकंड टाइम में क्या करो, पहले सेकंड और थर्ड को प्लस कर लो, जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट से प्लस करो, अल्टीमेटली बोथ विल बी सेम, दोनों का सेम आंसर आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ भी लगता है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी लगता है, एसोसिएटिव लॉ भी लगता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखो, 6 लेस देन x इज x माइनस 6। अब ये सब इंग्लिश को पकड़ने का कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग, यही पर्पस है कि हम लोग इतना डिटेल में ऐसे थ्योरी पढ़ पढ़ के आगे जा रहे हैं। कोई स्कूल में या कोई ट्यूशन में जनरली इस तरह से थ्योरी पढ़ पढ़ के नहीं समझाया जाता है,
सीधा मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत बेसिक्स बताया, एक्सरसाइज में आ जाओ। और उससे क्या होता है ना, बेस वीक रह जाता है, बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन रह जाता है जो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये कंफ्यूजन क्यों है। एक्चुअली वो कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा या हमें थ्योरी नहीं पढ़ाया गया। आई ऑलवेज प्रिफर कि हम लोग कभी भी कोई भी चैप्टर चालू करें, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले उस चैप्टर का थ्योरी पढ़ के उसका चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करो। उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज है वो पहले क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तब जाके सम्स हम लोग कर पाएंगे। डायरेक्टली सम्स में कूद जाएंगे तो क्या होगा, इक्का दुक्का सम्स हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं हम लोग जाके अटकेंगे क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट अपना अभी तक 100% क्लियर नहीं किया। और इसीलिए मैं इसे बच्चों लोग की तरह एक एक लाइन रीड कर करके तुम लोगों को समझा रहा हूं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो देखो 6 लेस देन x, तो ये जो देन x है ना, इसका मतलब होता है कि x बड़ा नंबर है और x में से 6 को घटाना है, यानी x में से 6 को माइनस करना है। तो इसीलिए देन x का मतलब x लेफ्ट में आएगा, सिंपल सा चीज। तो 6 लेस देन x का मतलब है x माइनस 6। बहुत बार स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग लिख देते हैं सर 6 लेस देन x मतलब 6 माइनस x। नहीं, 6 माइनस x नहीं, 6 लेस देन x यानी x से 6 माइनस करना है। तो x में से अगर 6 माइनस करना है तो x माइनस 6 लिखेंगे, 6 माइनस x नहीं लिखेंगे। सिमिलरली y लेस देन x, तो देन x जहां पर आएगा वो लेफ्ट में होगा, तो y लेस देन x यानी x माइनस y। ठीक है, समझ में आया सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, नंबर 1, 7 टाइम्स x। तो ये टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। याद रखना जहां भी इंग्लिश में ये वर्ड दिखे टाइम्स, समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लाई। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई का बात कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोग को एकदम समझ में आना चाहिए कि 7 टाइम्स x का मतलब 7 इंटू एक्स। पॉइंट नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तो जहां प्रोडक्ट वर्ड रहेगा समझ जाना प्रोडक्ट वर्ड का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। तो 7 टाइम्स बोलेगा उसका मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट वर्ड बोलेगा उसका मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई का बोल रहा है, अगर प्रोडक्ट निकालो तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई हो जाता है एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हैं या वाई इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, यानी एक्स वाई या वाई एक्स कुछ भी लिखो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहां देखो, नोट फॉर एनी लिटरल ए बी एंड सी, कोई भी लिटरल हो ए बी और सी, वी हैव a इंटू बी विल बी इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉस साबित हो गया। चाहे 2 इंटू 3 करे या 3 इंटू 2 करे, आंसर हम लोग का सेम आता है, तो कम्यूटेटिव लॉ इज वैलिड। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या बोलता है, ए इंटू जीरो करने से भी जीरो आएगा, जीरो इंटू ए करने से भी जीरो आएगा। एसोसिएटिव लॉ बोलता है ए इंटू बी पहले करो फिर उसके सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले बी इंटू सी मल्टीप्लाई करके उसको ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी सेम, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए इंटू बी प्लस सी करो, यानी पहले बी प्लस सी को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ए को बी से अलग से मल्टीप्लाई करो, ए को सी से पहले अलग से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को प्लस करो, यू विल गेट द सेम आंसर। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, मान लो 2 इंटू 3 प्लस 5 करना हो तो कितना आएगा, 2 इंटू 8 दैट इज 16। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 भी कर सकता हूँ। तो 2 इंटू 3 करने से आएगा 6, 2 इंटू 5 करने से आएगा 10, इसका आंसर भी आएगा 16। तो दोनों का आंसर देखो 16 आया। तो यही बोलने का कोशिश कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि पहले दो नंबर को प्लस करके मल्टीप्लाई करें या अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करें, आंसर विल बी सेम। तो समझ में आ गया मल्टीप्लाई का क्या नियम कानून है। नेक्स्ट कमिंग टू डिवीजन। एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाई एक्स। देखो जो हम लोग बाई एक्स बोलते हैं तो यानी x बनेगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर बाई वर्ड इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कि बाई वर्ड जो है वो जिसके बगल में आएगा वो डिनोमिनेटर। तो 5 डिवाइड बाई एक्स, तो हम लोग जैसे ये 5 और नीचे x लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, 5 बाई एक्स बोलते हैं ना, 5 बाई एक्स। तो वो जो बाई एक्स बोलते हैं वही वाला बाई एक्स यहाँ पर है।
हम लोग शॉर्टकट में बात करते हैं 5/x, पर पूरा सेंटेंस होता है 5/x। हम लोग डिवाइड बाई बोलते नहीं है जनरल टर्म में, हम लोग शॉर्टकट में बात करते हैं तो बोल देते हैं 5/x, पर हम लोग को बोलना चाहिए 5/x। तो वही चीज यहाँ लिखा है कि जब बोलेगा 5/x तो लिखेंगे 5/x। तो जिसके बगल में बाई आएगा वो डिनोमिनेटर बनेगा, याद रखना। जैसे यहाँ दिया है x डिवाइड बाई 6, तो बाई किसके बगल में आया 6, तो x को ऊपर लिखेंगे बाई 6। x डिवाइड बाई y, तो x बाई y। ये डिवाइड वर्ड को एक बार अगर हम डिलीट भी कर दें यहाँ से तो क्या हो गया x बाई y, तो वही x बाई y को कैसे लिखेंगे x बाई y, सिंपल। ठीक है, तो डिवीजन का टर्म समझ में आ गया, कैसा कैसा इंग्लिश को किस तरह से इक्वेशन बनाना है। नेक्स्ट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म भी हो, उसमें कुछ वेरिएबल टर्म्स भी हो, एंड दे आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस, और उन दोनों में कनेक्शन क्या चीज से हो, या तो प्लस से, या तो माइनस से, या तो इनटू से, या तो डिवाइड से। यानी प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इन चारों से अगर कनेक्टेड हो तब उसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कांस्टेंट और नंबर आपस में इनके जरिए कनेक्टेड होता है, तब उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे 3x प्लस 4y माइनस 2xy, तो यहां पर देखो एल्जेब्रिक कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, ये 3x है पहला, दूसरा है 4y, तीसरा है 2xy, तो ये तीन अलग अलग टर्म है, और इन तीनों को कनेक्ट कौन कर रखा है, पहले ये प्लस x कनेक्ट कर रखा है, फिर ये माइनस y। तो अल्टीमेटली पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया मेरा, 3x प्लस 4y माइनस 2xy। तो ये जो कंप्लीट कनेक्टेड जो बन गया इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आप लोग बोलेगा सर इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन क्यों नहीं बोलते हैं? तो समझो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेशन तब होता है जब हम लोग ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, इक्वल्स टू कहीं पर दिख रहा है, इसमें इक्वल्स टू कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। पर यहां पर अगर मैं इक्वल्स टू मान लो 10 लिख दूं, अब ये बन जाएगा इक्वेशन। बहुत लोग होते हैं जो बड़े बड़े क्लास में चल जाते हैं, पर उनको ये डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने थ्योरी कभी नहीं पढ़ा मैथ्स में, थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। बस बुक निकाले, सॉल्व करना चालू कर दिए। तो ऐसे पढ़ाई करने से क्या होता है, कभी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलता है। हमेशा पूरा डिटेल समझना चाहिए, थ्योरी पढ़ना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। तो 3x प्लस 4y माइनस 2xy ये अपने आप में सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, पर जब मैं इक्वल्स टू लिख के दूसरे तरफ भी कोई, या तो मैं नंबर लिख दूं, या तो मैं इसको 10xy लिख दूं, या तो मैं इसको 10xy प्लस 5 लिख दूं, ऐसा कुछ भी लिख दूं, एक दूसरा एक्सप्रेशन क्रिएट कर दूं, तो जब दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल्स टू के जरिए कनेक्ट होता है तब उसको इक्वेशन बोला जाता है। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ कुछ टर्म्स है, उसको ध्यान से समझेंगे। Several parts of an algebraic expression can be separated by plus or minus signs are called the terms of the expression. Example, the expression 2x minus 5y plus 3xyz has three terms. तो जहां जहां बीच में प्लस और माइनस आता है ना, वो समझ लो एक दीवार है, एक बाउंड्री है। तो यहां पर एक हो गया प्लस 2x पहला वाला, दूसरा गोला में आ गया माइनस 5y, तीसरा गोला में आ गया प्लस 3xyz। तो वैसे करके यहाँ पर तीन टर्म हो गया। यहाँ पर देखो a स्क्वायर बी ये एक टर्म हो गया, माइनस 2ab क्यूब ये दूसरा टर्म हो गया, फिर प्लस 5b स्क्वायर a ये तीसरा टर्म हो गया, और फिर माइनस 8 ये चौथा टर्म हो गया। तो जब यहाँ पर टोटल कितना गोला बना, 4 गोला बना, तो इट हैज 4 टर्म्स। ठीक है, फिर द एक्सप्रेशन ए बी सी ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में जो होता है ये एक ही टर्म माना जाता है। ऐसे मत सोचना कि सर ए स्क्वायर बी में एक तो ए है एक तो बी है तो दो टर्म, नहीं। टर्म का काउंटिंग जो होता है वो डिपेंड करता है बीच में प्लस और माइनस का दीवार आना चाहिए। इसीलिए देखो यहाँ साफ साफ लिखा है
सेवरल पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय या तो प्लस का साइन या तो माइनस का साइन, इनटू डिवाइड नहीं बोला। तो प्लस और माइनस के साइन से जो सेपरेटेड हो वही लोग अलग अलग टर्म्स के काउंटिंग में आएंगे, ठीक है, इनटू डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कितने अलग अलग टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है? देखो, पहला, नंबर वन, मोनोमियल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, ओनली वन टर्म, इज कॉल्ड मोनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। एग्जांपल ध्यान से देखो, जैसे 5x, ये एक टर्म है, -6z² ये दूसरा टर्म है, 13xyz डिवाइड बाई 7p। सर यहाँ तो दो टर्म दिख रहा है, दो नहीं है बेटा। यहाँ पर जब इनटू और डिवाइड होता है वो एक ही टर्म माना जाता है, उसको दो नहीं मानते, ठीक है। टर्म दो माना जाएगा जब बीच में प्लस या माइनस का दीवार हो। जब तक प्लस और माइनस का दीवार नहीं है वो सिंगल टर्म माना जाएगा। तो 13xyz डिवाइड बाई 7p, फिर -29, फिर 43/2। तो ये सब क्या है? ये सब सिंगल सिंगल टर्म्स है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मोनोमियल्स। बाइनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एग्जैक्टली दो टर्म हो, इसलिए बोला जा रहा है बाइनोमियल। बाईसाइकिल क्यों बोलते हैं? बाईसाइकिल यानी दो चक्का, इसलिए बाईसाइकिल बोलते हैं, है ना। तो इसलिए ऑटो को हम लोग ट्राई साइकिल बोलते हैं। ऑटो को क्या बोलते हैं? ट्राई साइकिल, क्योंकि उसमें तीन चक्का होता है। तो बाई यानी टू, ट्राई यानी तीन। वैसे यहाँ पर बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो। एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, पहला 5x प्लस 3z, तो पहला टर्म हो गया 5x, दूसरा टर्म हो गया प्लस 3z, तो ये दो टर्म हो गया, दो गोला बन गया मेरा। फिर यहाँ 2xy ये एक टर्म हो गया, और यहाँ -3/z ये दूसरा टर्म हो गया, तो यहाँ भी दो टर्म है। फिर a²b और -3b²c, तो a²b हो गया एक टर्म, और -3b² हो गया, 3b²c हो गया दूसरा टर्म, तो यहाँ भी दो गोला बन गया। तो दो गोला अगर बन रहा है तो समझ जाओ वो बाइनोमियल है। वैसे ही तीन गोला बनेगा तो समझ जाना ट्राइनोमियल है। एग्जाम्पल देखो ट्राइनोमियल का, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल, x पहला, दूसरा है +2y, तीसरा है -3z। तो देखो तीन गोला बन गया, एक हो गया x, एक हो गया +2y, एक हो गया -3z। तो ये तीन अलग अलग गोला है। इट इज ट्राइनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, नेमली x पहला, 2y दूसरा, और -3z तीसरा। यहाँ पर भी देखो z² पहला गोला, -2x/y दूसरा गोला, -27 तीसरा गोला। तो ये है ट्राइनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो गया मोनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो मल्टीनोमियल किसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज मल्टीनोमियल? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन वन टर्म। कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो उसको बोलेंगे मल्टीनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? मल्टीनोमियल बोलेंगे। कॉन्सिक्वेंटली बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स आर आल्सो मल्टीनोमियल, क्योंकि मल्टीनोमियल का डेफिनेशन क्या है? जिसमें एक टर्म से ज्यादा होता है उसको मल्टीनोमियल बोलते हैं। तो उस डेफिनेशन से बाइनोमियल में दो टर्म है, ट्राइनोमियल में तीन टर्म है, तो ये लोग भी मल्टीनोमियल हो गए। तो एग्जांपल के तौर पे देखो, 3/19x² पहला टर्म, -ab² ये दूसरा गोला, +43abx ये तीसरा गोला, और -4 ये चौथा गोला। तो चार गोला हो गया। तो ये क्या हो गया? मल्टीनोमियल हो गया। दो होता तो भी मल्टीनोमियल होता, तीन होता तो भी मल्टीनोमियल, पांच हो जाएगा वो भी मल्टीनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ रहे हैं जिसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज, नंबर्स हो या लिटरल्स हो, यानी दो या दो से ज्यादा हो, नंबर भी होगा चलेगा, लिटरल्स हो यानी अल्फाबेट्स हो वो भी चलेगा, आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी जब उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, then each one of these quantity is called the factor of the term। तो each of these quantity जो है
ये लोग क्या कहलाएगा, फैक्टर्स ऑफ द टर्म कहलाएगा। ठीक है, ईच ऑफ दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर, यानी जो नंबर है कांस्टेंट नंबर उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर। कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर। व्हाइल अ वेरिएबल फैक्टर जो अल्फाबेट्स है उसको बोलेंगे लिटरल फैक्टर। क्या बोलेंगे उसको, लिटरल फैक्टर बोलेंगे। तो जो कांस्टेंट नंबर है उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर, और जो वेरिएबल फैक्टर है उसको बोलेंगे लिटरल फैक्टर। एग्जांपल से समझो, सपोज दिया हुआ है यहाँ पर इन 3ab, तो यहाँ 3 जो है वो कांस्टेंट है एंड a इंटू बी जो है वो लिटरल है। द न्यूमेरिकल फैक्टर इज 3, तो वही बोल रहा है इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया 3 और लिटरल फैक्टर हो गया a b एंड ab। अब यहाँ पर बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होता है तो वो लोग क्या लिख देते हैं, सर कांस्टेंट फैक्टर इज a इंटू बी। नहीं, a इंटू बी तो है, ठीक है, a भी है, बट a और b तो दो जन को मल्टीप्लाई करके आया है ना, दो अलग अलग अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करके आया है। तो वो जिन लोगों को मल्टीप्लाई करके ए बी बना है उसको भी हम लोग को इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, याद रखना। ये बहुत जन मिस आउट कर जाते हैं स्टूडेंट लोग। पहले इंडिविजुअली लिखो, ए बी कैसे बना, ए को और बी को लेके बना, तो ए अलग से लिखेंगे बी अलग से लिखेंगे, और उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो ए बी बना वो भी हम लोग फिर लिखेंगे। तो इसीलिए 3 जो हो गया ये न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, और ए बी एंड ए बी ये तीनों मिला के हो गया लिटरल फैक्टर। सिमिलरली सब पार्ट 2 में क्या लिखा है, -9a²b, तो इसमें द न्यूमेरिकल फैक्टर इज -9, तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो गया -9 एंड लिटरल फैक्टर हो गया a² b b a b और a²b। ध्यान से समझो, पहले लिखेंगे अकेला a, फिर लिखेंगे a², तो ये हो गया a और a², फिर लिखेंगे अकेला b, तो अकेला b लिख दिए, फिर a इंटू बी, ए और बी को a² को छोड़ो, a इंटू बी करेंगे तो ab आ गया, और उसके बाद a²b। ठीक है, समझ में आ गया, यानी a लिखे, फिर a का स्क्वायर लिखे, फिर b लिखे, फिर a इंटू बी किए, फिर a² इंटू बी किए। ठीक है, -9 का न्यूमेरिकल फैक्टर बोल रहा है -9 है, सॉरी -9a²b का न्यूमेरिकल फैक्टर -9 है। ठीक है, अगर मान लो हम लोग को ऐसे तोड़ के लिखना पड़ता 12 को, तो 12 को अगर तोड़ के हम फैक्टर्स बोले, अगर मेरे को कोई पूछे कि 12 का फैक्टर क्या क्या है, तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। यानी कौन कौन सा नंबर है जो 12 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 तो ऑब्वियसली होता ही है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, हम लोग को पता है, तो 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, तो 1 तो होना ही है, उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 हो जाएगा। तो अगर फैक्टर्स पूछता है तो इस तरह से ब्रेक करके लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। पर यहाँ पर क्योंकि हम लोग को बोल रहा है खाली न्यूमेरिकल फैक्टर बताओ, तो हम लोग -9 लिखेंगे। फिर आते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अ टर्म विच हैज नो लिटरल फैक्टर, ऐसा टर्म जिसमें कोई भी अल्फाबेट ना हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो वो तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं कांस्टेंट क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर है, किसी तरह का कोई अल्फाबेट नहीं। एग्जांपल देखो, इन द एक्सप्रेशन 3x - 4y + 2, तो 3 के साथ x है, 4 के साथ -4 के साथ y है, 2 के साथ कोई नहीं, तो क्योंकि 2 अकेला है इसीलिए ये कांस्टेंट। सिमिलरली इन द एक्सप्रेशन x² y - xy² - 3xy - 5, अकेला कौन है, -5 बेचारा अकेला है, तो कांस्टेंट टर्म हो गया -5। आया समझ में। तो इन द एक्सप्रेशन 3x - 4y + 2 द कांस्टेंट टर्म इज 2, और दूसरा वाला में कांस्टेंट टर्म हो गया -5। नेक्स्ट कमिंग टू कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, एनी ऑफ द फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग फैक्टर्स। यानी देखो, ध्यान से समझो, आराम से समझो, एनी ऑफ द फैक्टर ऑफ अ टर्म, यानी टर्म का कोई भी फैक्टर
is called the coefficient of the product of the remaining, यानी बाकी रिमेनिंग अल्फाबेट्स हो या नंबर्स हो, बाकी सब के लिए वो कोएफिशिएंट हो जाता है। एग्जांपल से देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। In term, the numerical factor attached to the variable is called numerical coefficient of the term. Example देखो, in 8x square y, तो अगर मेरे को पूछा जाए कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सा है, तो देखो ये टेक्निकल वर्ड में अपने को जाने का जरूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। ये बोलना चाह रहा है कि इसमें न्यूमेरिकल टर्म कौन सा है, तो 8x स्क्वायर y में नंबर कौन सा है, सिंपल, कोई भी बच्चा देख के बैठा देगा कि इसमें नंबर 8 है, तो उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। इन द टर्म द नॉन न्यूमेरिक factors consisting of all the variables of the term is called literal coefficient, यानी 8x square y में 8 जो है ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है और x स्क्वायर y जो है ये लिटरल कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो 8 जो है ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है और x स्क्वायर y जो है ये लिटरल कोएफिशिएंट है। सो इन द टर्म -2xyz स्क्वायर, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सा हो गया, ये जो -2 अलग से मेरे को नंबर नजर आ रहा है वो हो गया मेरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो देखो साफ साफ लिखा है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज -2। सर लिटरल कोएफिशिएंट कौन सा है, लिटरल कोएफिशिएंट है उसके अलावा जितना अल्फाबेट है सब लिटरल है, तो x y z स्क्वायर यानी x y z स्क्वायर जो हो गया ये लिटरल कोएफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x कौन सा है, तो अगर इसमें से मैं x को डिलीट कर दूं तो क्या बचा, -2yz स्क्वायर बचा, तो इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया -2yz स्क्वायर। यानी कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब ये जो एक्सप्रेशन है उसमें से अगर हम x को गायब कर देते हैं तो क्या दिखेगा, अभी क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है, x दिख रहा है, y दिख रहा है, z दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर x को गायब कर दे तो क्या दिखेगा, -2yz स्क्वायर। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ y बोलेगा तो y को गायब करेंगे, बचेगा -2xz स्क्वायर। z स्क्वायर का पूछेगा तो z स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा, -2xy, तो -2xy हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट का पता लगाते हैं। कोएफिशिएंट का सिंपल सा मतलब है कि उसको छोड़ के बाकी सब क्या बचा। पहला तो जो दो जनरल कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर दिख रहा है बता दो, लिटरल कोएफिशिएंट मतलब जो भी अल्फाबेट दिख रहा है सब लिख दो। पर उसके बाद जब इंडिविजुअली किसी एक जन का कोएफिशिएंट पूछेगा तो उसके अलावा बाकी जो भी है सब लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लाइक टर्म्स में। लाइक टर्म्स क्या होता है, टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल कोएफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जिसका लिटरल कोएफिशिएंट सेम होगा उसको बोलेंगे लाइक टर्म्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। एग्जांपल दो, 3 का सरनेम क्या है, एक्स वाई है। अगर मैं इसको सरनेम के हिसाब से बात करूं तो x और y है। -5 का भी क्या है, एक्स वाई है। तो क्योंकि दोनों जन का पड़ोसी बोल लो या सरनेम बोल लो दोनों सेम है, तो वो दोनों जन क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। यहाँ पर है 2a स्क्वायर बी, यानी 2 का जो सरनेम है वो क्या है, a स्क्वायर बी, जबकि 3 का जो सरनेम है वो क्या है, ए बी स्क्वायर। तो दोनों अलग अलग है। अब ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर दो अलग चीज है, तो ये लोग हो गए अनलाइक टर्म्स। यहाँ पर है 6ab स्क्वायर और ये है 9b स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली तो ए बी स्क्वायर है या बी ए स्क्वायर है वो तो एक ही बात है ना। यहाँ पर ए बी स्क्वायर बोलो या बी स्क्वायर ए बोलो, बोथ आर सेम, हेंस दे आर लाइक टर्म्स। तो जिसका जिसका लिटरल कोएफिशिएंट सेम होगा वो लोग लाइक टर्म्स में। ठीक है, लिटरल कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए तब लाइक टर्म्स कहलाएगा, वरना वो लोग अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल। तो समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव only non-negative integral power is called polynomial। यानी कोई भी algebraic expression in which, जिसमें the variables involved have only non-negative integral power is called polynomial।
अब ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब होता है कि जैसे x का पावर में +2 है, ये एक्सेप्टेबल है, ये पॉलिनोमियल क्रिएट करेगा, ये पॉलिनोमियल है। x का वैल्यू अगर -2 हुआ, पर मेरे को क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का बोलने का मतलब है इनडायरेक्टली आई वांट द पॉजिटिव पावर। तो मेरे को अगर पावर में पॉजिटिव हुआ तो ही चलेगा, अगर पावर में -2 हुआ तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर 1/x² अगर मैं लिखता हूं तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि नीचे में x² है, जिसको अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो ये x⁻² हो जाए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। मेरे को चाहिए ऐसा अल्फाबेट जिसके पावर में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, वरना नहीं। सिंपल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्री, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक अल्फाबेट हो, इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव, यानी पावर पॉजिटिव है, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ दैट वेरिएबल। तो वो पॉलिनोमियल उस वेरिएबल का कहलाएगा। जैसे ये पॉलिनोमियल किसका है? ये पॉलिनोमियल x का है, और इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 2 है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x हैविंग अ डिग्री 2, क्योंकि इसका सबसे बड़ा पावर कितना है? 2 है। तो इसमें एक ही वेरिएबल है, और वेरिएबल कौन सा है? x, जिसका डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है। The highest power of the variable of a polynomial is called its degree। तो जो सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। तो यहां देखो 3x + 7 ये पॉलिनोमियल है किसका? x का, क्योंकि इसमें एक x ही ऐसा अल्फाबेट है, और x का पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो डिग्री हो गया 1। यहाँ पर 2y² - 5y + 1, तो यहाँ पर एक ही अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं, y। ठीक है। वैसे तो ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि तीन अलग अलग है, तो ट्राइनोमियल हो या जो भी हो, ऑल आर पॉलिनोमियल। जहां भी हम लोग अल्फाबेट यूज कर रहे हैं और अल्फाबेट का पावर पॉजिटिव में है, तो वो पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है 3 टर्म्स। अगर मैं टर्म्स का बात करूं तो दिस इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, पर हम लोग को यहाँ टर्म से मतलब नहीं है, डिग्री से मतलब है। तो y का सबसे बड़ा डिग्री क्या है? 2, तो इसका डिग्री हो गया 2। z³ 4z² 3z - 6, एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, दैट इज z। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 4 टर्म है। इसका डिग्री कितना है? सबसे बड़ा पावर ऑफ z कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो डिग्री हो गया 3। यहाँ पर x + 1/x, क्योंकि ये 1/x है, यानी x के पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिंपल। तो x + 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सिंस 1/x is equal to x⁻⁻1, that is the power of x is negative, तो इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। नोट दैट x + 1/x इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं बन पाया। ठीक है। एक्सप्रेशन ठीक है, एक्सप्रेशन में हम नीचे में x लिखे, ऊपर x लिखे, जो भी लिखे, पर पॉलिनोमियल बनने के लिए कंडीशन क्या है कि जो अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, या फिर इवेंचुअली सॉल्व करके उसका पावर नेगेटिव नहीं आना, तभी वो पॉलिनोमियल होगा, वरना नहीं। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। अगर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल यूज करके अगर हम पॉलिनोमियल बनाते हैं तो क्या होगा? An algebraic expression involving 2 or more variable with non-negative integral power is called a polynomial in these variables। जहां 2 या 2 से ज्यादा अल्फाबेट्स हम यूज करेंगे तो वो हो जाएगा मोर वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, यानी एक से ज्यादा हम लोग, 2 ठो या 2 से ज्यादा भी हम लोग अल्फाबेट यूज करें। एग्जांपल जैसे x + y + x * y इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड y। इसमें दो अल्फाबेट यूज किया हुआ है, x और y, whose terms are, यानी इसका पावर जो है वो 1 है, इसका पावर जो है 1 है, और ये x और y इनटू किया हुआ है, तो क्योंकि दोनों का 1 1 पावर है तो दोनों को प्लस करके पावर 2 कहलाएगा। ठीक है। तो दोनों का अगर पावर को हम ऐड कर दें तो पावर कितना हो जाएगा? 2, तीसरे वाले का। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? हाईएस्ट डिग्री हो गया 2, तो बोलेंगे सो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो क्या हो गया? इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2।
तो x plus y plus xy is a polynomial in x and y whose terms are of degree 1, 1 and 2 respectively. So it is a polynomial of degree 2. Number 2, a square b plus ab square plus 3ab plus 5. तो इसमें वैसे तो 4 टर्म है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पावर नेगेटिव है नहीं है, सब पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर पावर कितना है, ए स्क्वायर बी, यानी इसका डिग्री 3 है, ए बी स्क्वायर, बी का 2, ए का 1, ये भी 3 है, ए का 1, बी का 1, ये 2 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 हो गया। So it is a polynomial in a and b whose terms of degree are 3, 3, 2 and 0 respectively. So it is a polynomial of degree 3. इसीलिए बोला जाता है कि ये polynomial किसका है, डिग्री 3 का। y plus z, y का भी 1, z का भी 1, so it is a polynomial in x and y whose terms of degree are 1 and 1 respectively. So it is a polynomial of degree 1. इसीलिए बोलेंगे कि ये polynomial क्या है, ये है polynomial जिसका इवेंचुअल डिग्री कितना है, 1। तो आई होप ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया अच्छा से कि इसमें क्या क्या पूछेगा और हम लोग को क्या क्या करना है। अब ये एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करो, फिर अगर कोई डाउट आता है तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आना नहीं चाहिए क्योंकि हमने इतना डिटेल में एक एक चीज को इतनी बारीकी से समझा है, तो डाउट ज्यादा आना नहीं चाहिए। स्टिल अगर छोटा मोटा कोई डाउट होगा तो हम लोग क्लास में उसको लेंगे। चलो ये सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यू करेंगे यही वाला चैप्टर। बाय बाय।